गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लासेज लेके आए हैं टैक्सेशन का, और उसमें भी न्यू क्लासेज है। जो टैक्सेशन में जो चेंजेज हुई है, जो इस बार का जो बजट में जो अनाउंस हुई है कि टैक्स में जो चीज़ें चेंजेज हुई है, आज उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ख़ास तौर पे टैक्सेशन में जो चेंजेज हुई है, जो बिग चेंजेज हुई है, जो अभी तक का बजट में हमारे इंडिया में कोई चेंजेज नहीं हुआ था इतना बड़ा। कंप्लीटली इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया और उसके जगह पे न्यू टैक्सेशन सिस्टम आ गया है, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं DTC, जो आप ऊपर देख रहे होंगे। क्या समझे? DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। इस बार के जो बजट पेश हुआ था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिए हैं कि आने वाला जो बिकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 2025 में, उस बार डायरेक्ट टैक्स कोड अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 जो चलने वाली है, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें यह डायरेक्ट टैक्स कोड अप्लीकेबल होगा। अब हम लोग को ये समझना ये है कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्यों आया और डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, और इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कोड में डिफरेंसेस क्या है। आज इन्हीं 2-3 टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ईजी से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो थी काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इनकम टैक्स एक्ट जो IT एक्ट जो थी, एक्ट ये 1961 थी, यानी कि 6 डिकेड्स एगो से ये चलते आ रही है, ठीक ना। यानी कि अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये कितना होगा, 39 और 24, यानी कि अप्रॉक्स 60, यानी कि 62-63 वर्ष से ये चलता आ रहा है। ऐसे ये इस बार जो बजट हुई थी, तो ये इनकम टैक्स एक्ट का 165वां बार इनकम टैक्स, जब से इनकम टैक्स चलते आ रहा है तब से 165वां, यानी कि 165th इसका एनिवर्सरी डे था इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक ना। लेकिन एक्ट जो बीच में अमेंडमेंट हुई थी 1961, उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, 1961 वाला। तो आप देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है, जो डायरेक्ट टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स कोड आया। तो देखिए, ये रहा इनकम टैक्स एक्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो देखिए, ये तो ओल्ड है, अब ये न्यू आ गया है। सबसे पहले देखिए, इसमें सेक्शन आपको है 398 सेक्शन है, ठीक है। और इसका शेड्यूल जो है, शेड्यूल है 14 थी। जबकि अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड आया है, इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करके इसमें सेक्शन को कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, और यहाँ पे सेक्शन जो है आपको अप्लीकेबल है ओनली 319, ठीक है। और शेड्यूल को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, SDU लिखता हूँ, ये हो गया 20 शेड्यूल, मतलब शेड्यूल को बढ़ा दिया गया और सेक्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। पहली बात, ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो टैक्स ऑडिट हुआ करता था, तो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स में क्या है, ओनली CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू क्या होता था, टैक्स ऑडिट हुआ करता था, ठीक है। टैक्स ऑडिट किसके द्वारा होता था, तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू होता था। जबकि अब जो है, जब डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया, तो अब जो टैक्सेशन की जो ऑडिट होगा, ये सभी के द्वारा किया जाएगा, CA, ठीक है, CS और CMA, ठीक है। CA बोले तो चार्टर अकाउंटेंट, CS बोलूँ तो कंपनी सेक्रेटरी, और CMA का मतलब हुआ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये बहुत बड़ी चेंजेज हुआ, और सबसे ज़्यादा CMA और CS वाले को तो काफ़ी बल्ले बल्ले हो गया, चूँकि टैक्स ऑडिट का उसको ऑथोरिटी नहीं था। और इस बार का जो बजट आया और इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन जैसे ही आ गया, डायरेक्ट टैक्स कोड जैसे ही आया, तो CA और मतलब CS और CMA वाले को काफ़ी एडवांटेज मिला। CA वाले को तो पहले से ही टैक्स ऑडिट करने का ऑथोरिटी थी, ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए नुकसान हुआ, और उन दोनों के लिए काफ़ी एडवांटेज हुआ, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी और ये सिंपल किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोविज़न है, ठीक है। प्रोविज़न को मैं शॉर्टकट ऐसे लिखता हूँ, और डिडक्शन है, ठीक है, प्रोविज़न और डिडक्शन है, ठीक है।
अब जो न्यू आया है इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो आया है, इसमें ना ही प्रोविज़न होगा और ना ही डिडक्शन होगा, यानी कि नो प्रोविज़न और आपको डिडक्शन। ठीक है, क्लियर कट हो गया। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न थी, डिडक्शन थी, एग्जेम्पशन थी, इन सभी को अबोलिश कर दिया गया है और एक सिंपल से इसको क्लैरिफाई कर दिया गया और जो मेजर सेक्शन है उसमें उसका मीनिंग लिख दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। दूसरा और नेक्स्ट मेजर चेंजेस क्या हुआ कि इनकम टैक्स में जो पॉलिटिकल पार्टी हुआ करता था उसको टैक्स से बहुत जगह एग्जेम्पशन था, पॉलिटिकल पार्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। पॉलिटिशियन जो था, जो नेता लीडर जो था, लीडर सब, उसको टैक्स से एग्जेम्पशन था लगभग इनकम पे। बट अब क्या है, पॉलिटिशियन को भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यस होगा, मतलब इसको ये टैक्स देना है। ठीक है, इसको टैक्स पे करनी है। इसको पॉलिटिशियन को यहाँ पर टैक्स नहीं लगा करता था, एकदम नॉमिनल चार्ज से टैक्सेशन लगा करता था, बट अब यहाँ पे लगभग टैक्सेशन लगेगा। दूसरी बात क्या है, ये जो स्लैब रेट यहाँ पे जो अप्लीकेबल होगा, जो अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे, न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे ये अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका क्यों? क्योंकि ना ही डिडक्शन मिलेगा, ना ही आपको एग्जेम्पशन की बात होगी, तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम का रूल अप्लाई नहीं होकर के न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई होगा। और मेजर चेंजेस क्या हुई है, जो जिस हेड को हम लोग सैलरी बोला करते थे, इनकम फ्रॉम जो सैलरी थी, इस सैलरी को हेड को नाम को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक ना, और इसका नाम हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक है, ये मेजर चेंजेज हुआ। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकम का हेड में चेंज हुआ। दूसरा, जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, कैपिटल सीजी लिखते हैं, अब इसको नॉर्मल इनकम माना जाएगा, नॉर्मल इनकम। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्या समझे कि जो पहले से कैपिटल गेन होती थी उसके लिए एक स्पेशल रेट से टैक्सेशन होती थी और उसका टैक्स का रेट कम होती थी 20%, अब वैसा नहीं माना जाएगा। अब क्या होगा, जो कैपिटल गेन का जो इनकम होगा उसको नॉर्मल इनकम ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो डायरेक्ट टैक्स कोड होगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए मेजर और क्या चेंजेज है। तीसरा, जो हेडिंग पे बात कर रहा हूँ, तीसरा हेड, जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, ओएस का जो इनकम थी, इसको रेसिडुअली इनकम माना जाएगा, रेसिडुअरी इनकम। ठीक है, रेसिडुअरी इनकम माना जाएगा। रेसिडुअरी इनकम माना जाएगा किसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहा, जो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर था, इन सभी को अबोलिश करके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या रहेगा, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का जिक्र रहेगा, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब भाई आप अर्निंग करो और टैक्स को पे करो, अब वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या समझे आप, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को पूर्ण रूप से अबोलिश कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया और उसके जगह पे क्या आ गया, फाइनेंशियल ईयर आया, जो सिस्टमेटिक वाइज जो चलता रहा, 1 अप्रैल से चलती है अप टू 31 मार्च तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा नॉर्मली। अब असेसमेंट और प्रीवियस ईयर की बातें खत्म हो गई, इनकम टैक्स थे। ठीक है, ये भी रहा, मेजर चेंजेज हुई। उसके बाद इसकी अपेक्षा इसको सिंपल कर दिया गया। ठीक है, दूसरी क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल और जो सैलरीड पर्सन है उसको थोड़ा टैक्स कम लगेगा। ठीक है, ये सारा चेंजेज हुआ। अब देखिए समझना क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड जो था, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, जो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का जहाँ पे जिक्र किया गया, तो वहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 2010। चूँकि सबसे पहले देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड का जिक्र किया गया था 2009 में, उसके बाद पार्लियामेंट में 2010 में उस पर पेपर वर्क हुआ, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड का एक्ट रखा गया 2010। उसके बाद फिर बीच में आया, फिर एकाएक 2017 में आया, इनकम टैक्स एक्ट आया, डायरेक्ट टैक्स कोड पे चर्चा हुई। उसके बाद 2024 में जाकर के ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके में 6 मेंबर को रखा गया और उसको ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया और ड्राफ्ट करके ये पास हो गया।
जिसमें आपको शायद जानकारी होगी, एक हमारे देश में एक बहुत बड़े सीए है, सीए गिरीश आहूजा, डॉक्टर सीए गिरीश आहूजा, जो सीए वगैरह को पढ़ाया करते हैं, उसमें मेंबर में वो भी सम्मिलित थे। ठीक है, तो इस तरह से है, ये मेजर चेंजेज हुई। अब समझना ये है कि क्या इस तरह से टैक्स को रिटर्न फाइल करने से क्या एसएससी को एडवांटेज है या गवर्नमेंट को। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा इधर से इधर कर दिया गया। गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये है कि अक्सर जो मोस्ट ऑफ द इनकम का सोर्स है, जो मोस्ट ऑफ द इनकम का हेड है, वो सभी को सभी इनकम के दायरे में आ जाए, ताकि क्या होगा, अक्सर एसएससी यानी कि मोस्ट ऑफ द एसएससी को रिटर्न फाइल भरना पड़ेगा। ठीक है, और रिटर्न फाइल जैसे भरना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा, रेवेन्यू मोर देन जनरेट होगी, ये सरकार को इससे एडवांटेज होगा। इसलिए ये सबसे मेन मोटिव है, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, मेरे समझ से जो मेरा एजम्पशन है, बहुत जगह इसमें भी ऐसा जगह है जहाँ खामियां है और बहुत ऐसे चीज़ें जो चेंज हुआ। दूसरी बात, ये मॉडर्न टाइप का हो गया, ये ओल्ड टाइप का था, एंशिएंट टाइप की थी। और देखिए और एक मेजर चेंजेज हुई है, जो इनकम टैक्स एक्ट में आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन हुआ करता था, तो वहाँ पर रेजिडेंट थ्री टाइप्स होता था, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस 3 प्रकार का, यानी कि 3 प्रकार के हुआ करता था। एक होता था ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा होता था नॉन रेजिडेंट। बट अब 2 प्रकार के हुआ, सिर्फ रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। क्या समझे, एक रहेगा रेजिडेंट, ठीक ना, रेजिडेंट और दूसरा रहेगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये 2 प्रकार के, पहले से 3 प्रकार के हुआ करता था। तो जनरली यही सब चीज़ें में चेंजेज हुई डायरेक्ट टैक्स। और आने वाले दिनों में क्या होगा कि और बहुत सारे इसमें धीरे धीरे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऑपरेट करने में, उसको गाइडलाइंस दिया जाएगा टाइम टू टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, डायरेक्ट जो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसके थ्रू सभी को बताया जाएगा टाइम टू टाइम। एक्सपर्ट के द्वारा एडवाइस दी जाएगी, ताकि किसी को किसी प्रकार का इशू ना हो एसएससी को, ताकि टाइमली रिटर्न फाइल भराते रहे। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ये भी एक प्रकार के क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन है। और बहुत सारे ऐसा भी है कि जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट टैक्सेशन था, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इन सभी को अब एक ही जगह टैक्सेशन देना है। जैसे कि आपने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मेजर चेंजेज हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स का कई हेडिंग था, जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, वैट टैक्स था, सीएसटी था, ठीक है, ये क्या कहता है, ये आपको क्या कहता है, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, सर्विस टैक्सेशन था। इन सभी को मर्ज कर दिया गया, सबज्यूम करके एक लाया गया, जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब वन नेशन वन टैक्स इन द सेम वे। यहाँ पे भी जो डायरेक्ट टैक्सेशन का कई टाइप है, उन सभी को एक ही जगह टैक्सेशन देना है, जो जिसके अकॉर्डिंग आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड, चाहे वो कॉरपोरेशन टैक्स हो, चाहे वो मतलब कि इंडिविजुअल का कोई टैक्सेशन हो, चाहे जहाँ पे स्लैब रेट हो, वगैरह वगैरह ये सब। अब रहा बात कि कई के स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है क्वेरी कि क्या सर, जब इनकम टैक्स को अबोलिश करके डीटीसी में बदल दिया गया डायरेक्ट टैक्स कोड में, तो क्या टीडीएस में भी कोई चेंजेज होगा, उसका नियम कायदा में? क्या टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी बदलाव होगा? तो मेरा कहना है इसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं है, जिस तरह से इसका टैक्स दिया जाता था उसी तरह दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें यही चेंजेज हुआ कि जो 5% से टीडीएस लगती थी वो उसको रिड्यूस करके 2% के दायरे में लाया गया। ठीक है, ये रहा। मैं जो चेंजेज हुआ उस पर बात कर रहा हूँ। फुल्ली जो बजट में जो आया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ में चेंजेज हुई है मैं उस पर डिस्कशन करा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो था, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में आपको देखिए क्या आता था, जनरली LIC का इनकम था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड था, ठीक है, म्यूचुअल फंड था, ठीक ना, इस पे क्या था, एग्जम्पशन था, डिडक्शन थी, ठीक ना। म्यूचुअल फंड और LIC इस पे अब आपको क्या लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स कोड के अकॉर्डिंग।
क्योंकि आपको पता है कि ये सब अंडर सेक्शन 80C के दायरे में आया करता था और जो इंडिविजुअल होता था उसको डिडक्शन मिलता था। अब तो डिडक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में आपको 15% लगता था टैक्स, अभी भी देनी पड़ेगी विदाउट DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स, ठीक है। पहले से विथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स देनी पड़ती थी। तो यही सब मेजर चेंजेज हुई डायरेक्ट टैक्सेशन। और आप जैसे जैसे पुराना होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ये होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा आपको माइंड में, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स था उसको हटा दिया गया, प्रोविजन और डायरेक्शन ज़्यादा लेंदी थी उसको हटा करके सिंपल वर्ड डाला गया, ताकि इजी वे से कोई भी एसएससी अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, इजी वे से रिटर्न फाइल भर सकता है, टैक्स पे कर सकता है। क्योंकि पहले से क्या होता था, एसएससी डरता था कि इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लेक्स थी कि रिटर्न फाइल कैसे भरा जाएगा। इसको झंझट के लिए एसएससी क्या करता था, टैक्स देना नहीं चाहता था, टैक्स पे ही नहीं करता था, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स थी, इसका सिस्टम इतना लेंदी थी। इसी लेंदी को ख़त्म कर दिया गया ताकि मोस्ट ऑफ द एसएससी रिटर्न फाइल करे, जो टैक्स बनता है अपना टैक्स को पे करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि टैक्स कितना एसएससी दे पा रहा है, कितना एसएससी जो है सो रिटर्न फाइल भर पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी तो आप मैसेज भी करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।